हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आइए एविडेंस जो घटना चक्र से मैं करा रहा था उसका नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। तो क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 36, क्या कहता है, जहाँ की अनेक दस्तावेजों को एक रूपात्मक प्रक्रिया मतलब यूनिफॉर्म प्रोसेस से मतलब समान प्रक्रिया द्वारा क्या किया जाता है, बनाया जाता है। जैसे मुद्रण द्वारा, शिला मुद्रण द्वारा फोटो चित्र। तो मुद्रण मतलब फोटोकॉपी द्वारा, शिला मुद्रण मतलब किसी शिला पे पेस्ट करके उसी के द्वारा ही बनाया जाता है। फोटो चित्र मतलब फोटोकॉपी करके, फोटो चित्र मतलब फोटो खींच के। ठीक है, तो ये क्या होगा, वहाँ उनमें से एक मतलब मुद्रण द्वारा बनाया गया तो सारा दस्तावेज मुद्रण द्वारा बनाया गया, एक दस्तावेज बनाया गया तो सारा शिला मुद्रण द्वारा ही बनाया गया, और फोटो चित्र द्वारा बनाया गया तो सारा फोटो चित्र तो इसमें से क्या होगा, तो शेष सब की अंतर्वस्तु का द्वितीयक साक्ष्य होगा, शेष सब की अंतर्वस्तु का प्राथमिक साक्ष्य होगा, शेष सब की अंतर्वस्तु का प्रत्यक्ष साक्ष्य होगा, शेष सब की अंतर्वस्तु का दस्तावेजी साक्ष्य होगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन, शेष सबकी अंतर्वस्तु का प्राथमिक साक्ष्य होगा। धारा 62 प्राथमिक साक्ष्य को परिभाषित करती है। धारा 62 के स्पष्टीकरण के अनुसार जहां अनेक दस्तावेज को एक रूपात्मक प्रक्रिया द्वारा बनाया गया जैसे मुद्रण, शिला मुद्रण, फोटो चित्रण में होता है, वहां उनमें से हर एक शेष की अंतर्वस्तु का क्या होता है, प्राथमिक साक्ष्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता है कि इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के अंतर्गत प्राथमिक साक्ष्य क्या नहीं है। प्राथमिक साक्ष्य क्या नहीं है, तो अब मुद्रण द्वारा तैयार दस्तावेज अभी पढ़ा गया है, शिला मुद्रण द्वारा तैयार दस्तावेज है, फोटो चित्रण द्वारा तैयार किया गया दस्तावेज है, सामान्य मूल की प्रतियां, यही डी ऑप्शन हो जाएगा, इसमें नहीं है। तो 62 में प्राथमिक साक्ष्य का प्रावधान 62 के स्पष्टीकरण 2 के अनुसार जहां की अनेक दस्तावेज एक रूपात्मक मतलब सेम प्रोसेस से, सेम प्रोसेस मतलब जैसे कि अगर वो मुद्रण द्वारा बनाएगा तो सारी कॉपियां मुद्रण द्वारा ही बनाई गई हुई, अगर वो शिला मुद्रण द्वारा बनाएगा तो सारी कॉपियां शिला मुद्रण द्वारा ही बनाई गई, अगर वो फोटो चित्र द्वारा बनाएगा सारी कॉपियां फोटो चित्र द्वारा ही बनाई गई वहाँ सॉरी वहाँ उनमें से हर एक से सबकी अंतर्वस्तु का प्राथमिक साक्ष्य होगा। इस प्रकार विकल्प डी सामान्य मूल की प्रतियां प्राथमिक साक्ष्य नहीं है। अब आप आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 38 क्या कहता है, 38 कहता है कि कौन सा प्राथमिक साक्ष्य नहीं है। इसमें कौन सा क्या कहता है, मुद्रण, शिलालेख, फोटो चित्रण, प्रमाणित प्रतियां। तो क्या हो जाता है, प्रमाणित प्रतियां प्राथमिक दस्तावेज नहीं है, मुद्रण शिलालेख ये सब हैं। अब आ जाओ नेक्स्ट। क्या कहता है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी धारा द्वितीयक साक्ष्य से संबंधित है। 60, 62, 63, 65। तो कौन सी धारा 63 है। 63 द्वितीयक साक्ष्य से संबंधित है। इसके अनुसार द्वितीयक साक्ष्य से अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत आते हैं एतमिन पश्चात अंतर्विष्ट उपबंधों के अधीन दी हुई प्रमाणित प्रतियां। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मूल से ऐसी यांत्रिक प्रक्रिया द्वारा जो प्रक्रियाएं स्वयं ही प्रति की शुद्धता सुनिश्चित करती हैं बनाई गई प्रतियां तथा ऐसी प्रतियों से तुलना की हुई प्रतिलिपियां, मूल से बनाई गई या तुलना की गई प्रतियां उन पक्षकारों के विरुद्ध जिन्होंने उसे निष्पादित नहीं किया। दस्तावेज का प्रतिलेख है किसी दस्तावेज की अंतर्वस्तु का उस व्यक्ति द्वारा जिसने स्वयं उसे देखा है या दिया हुआ मौखिक वृत्तांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। Secondary evidence include certified copy, copy made from the compared with the original, copy made from original by the mechanical process, and copies compared with such copies. All of above, तो all of above हो जाएगा। फिर आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्या है, मूल प्रति ना होने पर छाया प्रतियां स्वीकार्य साक्ष्य हैं, अस्वीकार साक्ष्य है, निर्भर करता उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या कहता है, स्वीकार्य साक्ष्य है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम धारा 1872 की धारा 63 में यह उपबंधित है कि मूल से यांत्रिक प्रक्रिया द्वारा बनाई गई प्रतियां द्वितीयक साक्ष्य हैं, अतः ये द्वितीयक साक्ष्य के रूप में ग्राह्य होंगी। चूंकि प्रश्न में छाया प्रतियां किसी यांत्रिक प्रक्रिया द्वारा ही बनाई जाती हैं अतः उनका विकल्प उत्तर ए है, परंतु बिहार लोक सेवा आयोग ने इसका उत्तर क्या माना था, बी है, स्वीकार साक्ष्य है। फिर नेक्स्ट आ जाओ।
साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत भवन का फोटोग्राफ एक प्राथमिक साक्ष्य, एक द्वितीयक साक्ष्य, कोई साक्ष्य नहीं उपयुक्त में तो क्या है, एक द्वितीयक साक्ष्य। भवन तो प्राथमिक। इसमें क्या कहता है, कहता है धारा 63 के अनुसार किसी मूल फोटो चित्र यद्यपि फोटो की तुलना न की गई हो तथापि यदि यह साबित किया जाता फोटो चित्र वस्तु मूल थी, उस मूल की अंतर्वस्तु द्वितीयक साक्ष्य, तब भवन का फोटोग्राफ द्वितीयक साक्ष्य माना जाएगा। नेक्स्ट आ जाओ। भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत अखबार में प्रकाशित रिपोर्ट प्राथमिक साक्ष्य तथा इसकी अंतर्वस्तु बिना किसी सबूत के साक्ष्य में ग्राह्य होगी। द्वितीयक साक्ष्य तथा इसकी अंतर्वस्तु साक्ष्य के अधिनियम के अंतर्गत बिना किसी उचित सबूत के साक्ष्य में ग्राह्य नहीं है। ना प्राथमिक साक्ष्य, ना ही द्वितीयक साक्ष्य, कोई साक्ष्य नहीं। तो इसमें क्या, द्वितीयक साक्ष्य तथा इसकी अंतर्वस्तु साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत बिना किसी उचित सबूत के साक्ष्य में ग्राह्य नहीं होंगी। नेक्स्ट आ जाओ। इसमें क्या कहता है भारत साक्ष्य अधिनियम की धारा 63 साक्ष्य अधिनियम के धारा 65 उन परिस्थितियां उनमें से द्वितीयक साक्ष्य ग्राह्य का वर्णन करती है। समाचार पत्र में छपी कोई बात या रिपोर्ट इत्यादि द्वितीयक साक्ष्य है तथा बिना किसी उचित सबूत के ना तो साक्ष्य में ग्राह्य है न सुसंगत व अपर्याप्त। उच्चतम न्यायालय ने कमरुल इस्लाम बना एसके काटा ने अपने निर्णय में इसी आशय का कथन अब निर्धारित किया। सॉरी। परिवार समझौते पत्र की फोटो प्रतिलिपियां न्यायालय के समक्ष पेश की जाती। यह एक प्राथमिक साक्ष्य है, मूल साक्ष्य है, द्वितीयक साक्ष्य है, इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य। तो यह एक क्या है, द्वितीयक साक्ष्य है। यह क्या है, परिवार समझौते की फोटो प्रतिलिपि क्या है, यह एक द्वितीयक साक्ष्य है। फिर आ जाओ आप नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक साक्ष्य नहीं है। मूल से यांत्रिक प्रक्रिया द्वारा बनाई गई प्रतिलिपियां, मूल से बनाई गई तुलना की गई प्रतिलिपियां, दस्तावेज का प्रतिलेख, शिलालेख। तो क्या नहीं है, शिलालेख, क्योंकि ये हम पहले ही पढ़ चुके थे कि शिलालेख क्या है, प्राथमिक दस्तावेज है, 62 में पढ़े थे। फिर आप लोग आ जाइए क्वेश्चन नंबर 46 में। भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत किसी पत्र की वह प्रतियां जिसकी जांच उस पत्र की उस प्रति से कर ली गई हो जो प्रतिलिपियां यंत्र द्वारा तैयार की गई हैं, वहाँ प्राथमिक साक्ष्य है, मौखिक साक्ष्य है, द्वितीयक साक्ष्य है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें क्या हो जाएगा, द्वितीयक साक्ष्य हो जाएगा। अब इसका डिटेल भी पढ़ लेते हैं क्या क्या कहता है। कहता है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 63(2) के अनुसार मूल से यांत्रिक प्रक्रिया द्वारा जो प्रक्रिया स्वयं ही प्रति की शुद्धता सुनिश्चित करती है, बनाई गई प्रतियां तथा ऐसी प्रतियों से तुलना की गई प्रतिलिपियां पत्र की अंतर्वस्तु का द्वितीयक साक्ष्य है। धारा 63 के दृष्टांत खा के अनुसार भी स्पष्ट है कि किसी पत्र की वह प्रति जिसकी जांच उस पत्र की उस प्रति से कर ली गई हो जो प्रतिलिपियां यंत्र द्वारा तैयार की गई, वहाँ वह द्वितीयक साक्ष्य है। नेक्स्ट आ जाओ। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की कौन सी धारा या प्रावधान करती कि दस्तावेज की अंतर्वस्तु प्राथमिक साक्ष्य द्वारा साबित की जानी चाहिए। इसमें कौन सा कहता है कि किसके द्वारा, प्राथमिक साक्ष्य द्वारा साबित की जानी चाहिए। तो 64 में बताता है। नेक्स्ट आ जाओ। सॉरी। क्या कहता है, साक्ष्य अधिनियम की धारा 64 का प्रावधान है कि दस्तावेज की अंतर्वस्तु प्राथमिक साक्ष्य द्वारा साबित की जानी चाहिए। धारा 61 में दस्तावेजों की अंतर्वस्तु का स्वभाव, धारा 62 में प्राथमिक साक्ष्य तथा धारा 63 में द्वितीयक साक्ष्य के बारे में उपबंध किया गया। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉरी। निम्नलिखित में से किस परिस्थितियों में दस्तावेजों के संबंध में द्वितीयक साक्ष्य नहीं दिया जा सकता है, जबकि यह दर्शित किया जाए कि मूल उस व्यक्ति के कब्जे में है जिसके विरुद्ध उस दस्तावेज को साबित किया जाना, जबकि मूल उस व्यक्ति के कब्जे में हो जो उसे साबित करना चाहता है, जबकि मूल उस व्यक्ति की अपेक्षा या व्यतिक्रम के बिना जो उसे साबित करना चाहता खो गया, जबकि मूल इस प्रकृति का जिसे आसानी से स्थानांतरित नहीं किया जा सकता। तो इसमें से क्या, साक्ष्य नहीं दिया जा सकता, पूछा नहीं दिया, इसमें दिया जा बी में नहीं दिया जा सकता।
जबकि मूल उस व्यक्ति के कब्जे में है जो उसे साबित करना चाहता, तब नहीं दिया जाएगा भैया तुम्हारे कब्जे में भी है, तुम कह भी रहे हो साबित करने के लिए, नहीं कहा जाएगा, कहेगा पेश करो उसे। नेक्स्ट हो जाओ। क्या कहता है, निम्न में से भारतीय साक्ष्य अधिनियम की कौन सी धारा द्वितीयक साक्ष्य की ग्राह्यता का, तो द्वितीय 64 में ग्राह्यता किसमें, प्राथमिक साक्ष्य की होगी, तो 65 में किसकी, द्वितीयक साक्ष्य की ग्राह्यता हो जाएगी। धारा 65 द्वितीयक साक्ष्य की ग्राह्यता का प्रावधान करती है। धारा 60 मौखिक साक्ष्य, धारा 61 दस्तावेजों की अंतर्वस्तु का सबूत, धारा 65 द्वितीयक साक्ष्य को प्रस्तुत किए जाने की स्थितियों के संबंध में प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट आ जाओ, निम्नलिखित में से किस परिस्थितियों में निम्नलिखित में से किस परिस्थितियों में लिखित के संबंध द्वारा द्वितीयक साक्ष्य नहीं दिया जा सके। ये नहीं बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं जरूर ध्यान में रख लेना। जब यह दर्शित किया जाए कि मूल उस व्यक्ति के कब्जे में है जिसके विरुद्ध उस लिखित को साबित किया जाना है, जबकि मूल उस व्यक्ति के कब्जे में हो जो उसे साबित करना चाहता हो, जबकि मूल उस व्यक्ति की उपेक्षा या व्यतिक्रम के बिना जो उसे साबित करना चाहता खो गया, जबकि मूल इस प्रकृति का जिसे आसानी से स्थानांतरित तो नहीं किया जाता। तो अभी पढ़ा गया था हम लोग, क्या कहा, जब मूल उस व्यक्ति के कब्जे में हो जो उसे साबित करना चाहता है। इसमें कौन सा हो जाएगा, धारा 60 के अनुसार जब मूल उस व्यक्ति के कब्जे में जो उसे साबित करना चाहता है द्वितीयक साक्ष्य नहीं दिया जा सकता। नेक्स्ट आ जाओ, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख से संबंधित साक्ष्य के विषय में भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा में विशेष प्रावधान किया गया। धारा 59, धारा 63, धारा 65A, धारा 57A। तो किसमें किया गया, सेक्शन 65A में इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख से संबंधित साक्ष्य के विषय में विशेष प्रावधान किया गया। इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना, बहुत पूछता है, और इसकी ग्राह्यता 65B से पता चलता है। ठीक है, ये दोनों जरूर याद कर लेना। अब नेक्स्ट आ जाओ, क्या कहता है, इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों की मौखिक स्वीकृतियां अंतर्वस्तु हमेशा सुसंगत होती हैं। इलेक्ट्रॉनिक रूप से विद्यमान कथन स्वीकृतियां होती हैं सॉरी तो इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज की मौखिक स्वीकृतियां अंतर्वस्तु हमेशा सुसंगत, ए ऑप्शन गलत हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक रूप से विद्यमान कथन स्वीकृति होता है, आर सही है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब इसकी डिटेल पढ़ लेते हैं। क्या कहता है, इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज की अंतर्वस्तु केवल प्राथमिक या द्वितीयक साक्ष्य द्वारा साबित किया जाएगा, न कि मौखिक साक्ष्य द्वारा। अतः कथन ए गलत है, जबकि आर सही है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक रूप से विद्यमान कथन स्वीकृतियां होते हैं, सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, क्या कहता है, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों की अंतर्वस्तु भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा के प्रावधानों के अनुसार साबित की जा सकती है। 65A के अनुसार, 66 के अनुसार, 65B के अनुसार, 67 के अनुसार। किसके अनुसार, 65B के अनुसार। इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख की अंतर्वस्तु को धारा 65B के अनुसार साबित किया जा सकेगा। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में अंतर्विष्ट सूचना को जब एक कागज पर छाप दिया जाता है और सुरक्षित कर लिया जाता है तथा उसे मैग्नेटिक माध्यम द्वारा उसकी प्रति बना ली जाती है, तो उसे कंप्यूटर आउटपुट कहा जाता है और इसे भी दस्तावेज माना जाता है। धारा 65 में इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख से संबंधित साक्ष्य के बारे में विशेष प्रावधान है। धारा 66 में पेश करने की सूचना के बारे में नियम है। धारा 67 में जिस व्यक्ति के बारे में अब कथित है उसे पेश करने की गई दस्तावेजों को हस्ताक्षरित किया जा सकता है, उस व्यक्ति का हस्ताक्षर या हस्ताक्षर साबित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन है, क्वेश्चन नंबर 55। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 65B और 65B की उपधारा 65C और 65C के अंतर्गत कंप्यूटर उत्पाद को कंप्यूटर द्वारा उत्पादित किया माना जाएगा। क्या होगा, चाहे वह उसके द्वारा सीधे उत्पादित किया गया हो, चाहे वह किसी उपयुक्त उपकरण द्वारा या उत्पादित किया गया हो, वह इसके द्वारा सीधे उत्पादित किया गया या मानवीय हस्तक्षेप सहित मानवीय हस्तक्षेप के बिना उपयुक्त उपकरण द्वारा उत्पादित किया गया, वह इसके द्वारा सीधे उत्पादित किया गया
हो या किसी उपयुक्त उपकरण द्वारा उत्पादित किया गया। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। वह इसके द्वारा सीधे उत्पादित किया गया हो या हस्तक्षेप सहित या मानवीय किसी उपयुक्त उपकरण द्वारा उत्पादित किया गया हो। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। बता दिया हूँ ना, इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसका डिटेल भी पढ़ लेते हैं। किसमें? सूचना प्रौद्योगिकी आईटी एक्ट 2000 द्वारा जोड़ी गई 65B। ये भी याद कर लेना, आईटी एक्ट पूछता किस 65B किससे? आईटी एक्ट 2000 द्वारा जोड़ा गया। इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख की अंतर्वस्तु को साबित करने के तरीके को उपबंधित किए गए। इसकी उपधारा 5 के अंतर्गत कंप्यूटर उत्पाद को कंप्यूटर द्वारा उत्पादित किया गया माना गया है, चाहे वह इसके द्वारा सीधे उत्पादित किया गया हो या मानवीय हस्तक्षेप सहित या मानवीय हस्तक्षेप के बिना किसी उपयुक्त उपकरण द्वारा उत्पादित किया गया हो। नेक्स्ट आ जाओ, क्या कहता है? कहता है कि साक्ष्य अधिनियम में कौन सी प्रावधानें इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख से संबंधित सबूत के विषय में विशेष प्रावधान करती हैं? 65A, 65B, 64, 86, 116। तो कौन सा करता है? 65A करता है, 65A और 65B करता है। नेक्स्ट आ जाओ, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख से संबंधित साक्ष्य के विशेष प्रावधान को भारतीय साक्ष्य अधिनियम में कब जोड़ा गया? इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख से एक ना एक क्वेश्चन हर एग्जाम में रहता, तो ये जरूर याद कर लेना, ये धाराएं बहुत इंपॉर्टेंट है। 65B, 68A, 65B और 68B। तो 65B 17/10/2000 को जोड़ा गया है कि 68A 17/10/2000 को प्रभावी हुआ कि 65B 12/8/2000 को प्रभावी हुआ कि 68B 12 तो 12/8/2000 को प्रभावी। तो इसमें कब 65B कब 17/10/2000 से प्रभावी हुआ? 17/10/2000 से प्रभावी हुआ। से 17 अक्टूबर 2000 से प्रभावी हुआ। ठीक है, ये याद कर लेना जरूर। कब से ये खूब पूछता है, इसी वजह से क्या इसको अंडरलाइन, अरे सॉरी, इसको मैं घेर दे रहा हूँ। ये खूब पूछता है डेट, ये 17 वाली डेट, 17/10/2000 वाली डेट जरूर याद कर लेना, ये खूब पूछता है। अब आ जाओ, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों की अंतर्वस्तु भारतीय साक्ष्य के किस उपबंधों के अनुसार साबित की जाएंगी? 65A द्वारा, 65B द्वारा, 67A द्वारा, 73A द्वारा। तो किसके द्वारा? 65B द्वारा साबित। इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों की अंतर्वस्तु को किसके द्वारा साबित किया जाएगा? 65B द्वारा साबित किया जाएगा। नेक्स्ट आ जाओ, साक्ष्य अधिनियम में कंप्यूटर निर्गत का दस्तावेज एवं साक्ष्य में ग्राह्य माने जाने की शर्तों का वर्णन किस धारा में किया गया है? धारा 65B के क्लास 4 में, धारा 65 के बी क्लास 1 में, धारा 65 के बी क्लास 2 में, धारा 65B के क्लास 5 में। तो इसमें क्या कहा जाता है? कहा जाता है कि धारा 65B इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों की ग्राह्यता उपबंधित करती है। धारा 65B में किसी कंप्यूटर निर्गत में अंतर्विष्ट सूचनाओं के साक्ष्य में ग्राह्य मनाने वाली शर्तों का उल्लेख किया गया। अब आ जाओ आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की निम्न धाराओं में से किस धारा में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 92 तथा अनुसूची सेकंड द्वारा जोड़ा गया? 65 द्वारा, धारा 67 द्वारा, धारा 67A द्वारा, धारा 65B द्वारा। तो किसके द्वारा जोड़ा गया? 65B द्वारा जोड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, मोबाइल कॉल के डिटेल CDR रिपोर्ट को सिद्ध करने के लिए किस धारा के तहत संतुष्टि होनी चाहिए? मोबाइल कॉल के कॉल डिटेल्स को किस धारा? धारा 63 के, धारा 65 के, धारा 65B के, धारा 67 के। तो किसके? 65B के तहत। तो मोबाइल कॉल के कॉल डिटेल रिपोर्ट CDR के किस में संतुष्टि होनी चाहिए? इंपॉर्टेंट है, रेगुलर धाराओं में ये इंपॉर्टेंट है, 65B के अनुसार। अब आ जाओ नेक्स्ट पे, क्या कहता है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 65B इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों की ग्राह्यता से संबंधित उपबंध है। इसके अनुसार मोबाइल कॉल्स के कॉल डिटेल रिपोर्ट को साबित करने के लिए अपेक्षित दशाओं में संतुष्टि की जानी चाहिए। नेक्स्ट आ जाओ, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धाराओं में निम्न में से किस धारा में इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख की ग्राह्यता को बताया गया? तो ग्राह्यता किस में बताया गया? ग्राह्य कैसे होगा? ये ए में, और ग्राह्यता किस में बताया गया है?
प्रोसेस किस में बताया गया? 65 बी में। हमेशा याद करना है, ग्राह्यता का प्रोसेस किस में बताया गया है? 65 बी में। अब आ जाओ, किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्धारित किया कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की रिकॉर्डिंग भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1800 ग्राह्य है? महाराष्ट्र बनाम पी बाला देसाई, हरिहर प्रसाद बनाम वाल्मीकि प्रसाद, क्वीन इम्प्रेस बनाम अब्दुल्ला, पकड़ानारायण सोनार बनाम इम्परर। तो किस में? पी बाला देसाई में। ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद कर लेना। पी बाला देसाई के वाद में बताएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्धारित किस में किया गया? बी, महाराष्ट्र बनाम पी बाला देसाई। धारा 65 बी के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की अंतर्वस्तु को सूचना जब तक कागज पर छाप नहीं दिया जाता तो सुरक्षित कर लिया जाता तथा मैग्नेटिक रूप में द्वारा इसकी प्रति बनाई गई तो उसे कंप्यूटर आउटपुट कहा जाएगा, कि इससे भी एक दस्तावेज माना जाएगा। इस धारा में कुछ बची हैं जिसे साबित होना इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की कार्रवाई में ग्राह्य साक्ष्य बना दिया जाता। उपयुक्त वर्ग के बाद में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की रिकॉर्डिंग साक्ष्य में ग्राह्य माना गया है। नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट क्या कहता है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 1872 के किस धारा के अनुसार एक दस्तावेज की अंतर्वस्तु को द्वितीयक साक्ष्य दिया जा सकेगा जबकि मूल इस प्रकृति का हो कि उसे आसानी से हस्तांतरित नहीं किया जा सकता? 65 डा में, 65 घा में, 65 गा में, 65 खा में। तो 65 घा में, डी में, यानी कि क्या कहा गया है 65 डी में? 65 डी में क्या कहा गया है कि दस्तावेज की अंतर्वस्त द्वितीयक साक्ष्य द्वारा दिया जा सकेगा जबकि मूल इस प्रकृति का है कि उसे आसानी से हस्तांतरित नहीं किया जा सकता। ये कहाँ बताया गया? 65 के क्लास डी में बताया गया। नेक्स्ट आ जाओ। उच्चतम न्यायालय द्वारा निम्नलिखित में से किस निर्णय को अवधारित किया तथा सीसीटीवी फुटेज को एक सर्वोत्तम साक्ष्य माना? जसवीर सिंह बनाम तारा सिंह, कर्नाटक राज्य बनाम चांदबासा, किरण चंदर आत्री बनाम हरियाणा राज्य, तामसो ब्रूनो बनाम उत्तर प्रदेश। तो किसमें? तामसो ब्रूनो बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में। टाम्सो ब्रूनो बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में क्या कहा गया? उच्चतम न्यायालय ने अब निर्धारित किया कि सीसीटीवी फुटेज एक सर्वोत्तम साक्ष्य है। इस प्रकृति का सीसीटीवी फुटेज प्रस्तुत करना, कॉल रिकॉर्ड संग्रह न की करना तथा आरोपी से शब्द मोबाइल फोन से सिम का वितरण न देना दोषपूर्ण जांच के ही उदाहरण नहीं है, अपितु सर्वोत्तम साक्ष्य के रोके जाने के बराबर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ अब क्या? 66। बड़ा कर लेता हूँ, इसको पढ़ने में दिक्कत होती है। ठीक है, चलो। किसी हस्ताक्षर को अंकीय हस्ताक्षर इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख का नियत किया जाता है, अवगतित किया जाता है, तो इस तथ्य को साबित किया जाना चाहिए। किसी ऐसे अंकीय हस्ताक्षरकर्ता का ही अंकीय हस्ताक्षर है सिवाय सुरक्षित अंकीय हस्ताक्षर के, प्रमाणित अंकीय हस्ताक्षर के, कंप्यूटराइज अंकीय हस्ताक्षर के, पदीय अंकित। तो किसका? सुरक्षित अंकीय हस्ताक्षर के। इसका डिटेल भी पढ़ लेते हैं हम लोग। प्रस्तुत समस्या भारतीय साक्ष्य अधिनियम के 67 का पर आधारित है। 67 का सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 द्वारा जोड़ा गया था। 67 का के अनुसार क्या होता है? किसी समुचित हस्ताक्षर के सिवाय यदि किसी उपभोक्ता का डिजिटल हस्ताक्षर किसी इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख पर अंकित किया जाता है या अवकथित हो तो वह तथ्य साबित किया जाना चाहिए कि ऐसा उस उपभोक्ता का डिजिटल हस्ताक्षर है। नेक्स्ट आ जाओ। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की 1872 निम्न धाराओं में से किस धारा में सूचना प्रौद्योगिकी 2000 की धारा 92 तथा अनुसूची 2 को जोड़ा गया? तो क्या पूछा है? निम्न में से किस धारा को सूचना प्रौद्योगिकी? धारा 65 को, धारा 154 को, 67 को। तो किसको जोड़ा गया? 67 का को जोड़ा गया। नेक्स्ट आ जाओ। Next है, which of the following section of Indian Evidence Act 1872 give the provision regarding proof of the electronic signature?
सेक्शन 67, सेक्शन 67A, सेक्शन 67B, सेक्शन 67C। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? सेक्शन 67A हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? सेक्शन 67A हो जाएगा। एक दस्तावेज जिसका प्रमाणित होना विधि द्वारा अनिवार्य है, प्रमाणित किया जाता है कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 68 के अंतर्गत केवल दोनों प्रमाणित करने वाले साक्षियों को बुलाकर, दोनों में से कम एक प्रमाणित साक्षियों को बुलाकर, किसी भी प्रमाणित करने वाले साक्षियों को ना बुलाकर, बल्कि किसी अन्य व्यक्ति को बुलाकर जिसको दस्तावेज का ज्ञान हो, उपयुक्त में से सभी। तो उपयुक्त में से क्या हो जाएगा? इसमें क्या हो जाएगा? दोनों में से कम एक साक्षी को बुलाकर। उपयुक्त सभी नहीं हो जाएगा, दोनों में से एक साक्षी को बुलाकर, यही हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। 68 क्या धारा 68 कहता है कि यदि किसी दस्तावेज का प्रमाणित होना विधि द्वारा अपेक्षित है, अब ठीक है, तो उसे साक्ष्य के रूप में उपयोग में नहीं लाया जाएगा। कब तक नहीं लाया जाएगा? जब तक कि कम से कम एक अनुप्रमाणक साक्षी, यदि कोई हमारा अनुप्रमाणक साक्षी जीवित हो, न्यायालय के आदेश के अधीन हो तथा साक्ष्य देने के योग्य हो, उसका निष्पादन साबित करने के प्रयोजन से ना बुलाया गया हो। ठीक है, अब आप आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक रजिस्ट्रीकृत बिल का निष्पादन सिद्ध करने के लिए कम से कम 2 अनुप्रमाणक साक्षी को बुलाना आवश्यक होगा। कम से कम एक अनुप्रमाणक साक्षी को बुलाना आवश्यक, किसी भी अनुप्रमाणक साक्षी को बुलाना आवश्यक नहीं, रजिस्ट्रार को बुलाना, कम से कम एक अनुप्रमाणक साक्षी को बुलाना आवश्यक होगा। 68 में क्या कहता है कि एक रजिस्ट्रीकृत बिल का निष्पादन सिद्ध करने कम से कम एक अनुप्रमाणक साक्षी को बुलाना होगा। नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट क्या है? जिस दस्तावेज के निष्पादन का अनुप्रमाणित होना विधि द्वारा अपेक्षित है, जिसे अनुप्रमाणक साक्षी का पता न चलने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यह साबित करना पर्याप्त है कि दस्तावेज के निष्पादक के हस्ताक्षर उसी के हस्तलेख में। यह साबित करना पर्याप्त है कि दोनों अनुप्रमाणक साक्षी के हस्ताक्षर उन्हीं के हस्तलेख में है। नेक्स्ट देखा जाए क्या है, अरे सॉरी यह साबित किया जाना चाहिए कि कम से कम एक अनुप्रमाणक साक्षी अनुप्रमाणक उसी हस्तलेख में है और दस्तावेज के निष्पादन का हस्ताक्षर उसी हस्तलेख में है। यही सी ऑप्शन सही हो जाएगा। यह साबित करने का पर्याप्त है कि अनुप्रमाणक साक्षी का अनुप्रमाणक कम से कम उसी हस्तलेख में है। तो अब इसकी डिटेल पढ़ लेते हैं। सी ऑप्शन तो आपको बता ही दिया मैंने। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 1872 के धारा 59 में यह प्रावधान किया गया कि जिस दस्तावेज के निष्पादन का अनुप्रमाणित होना विधि द्वारा अपेक्षित है, जिसके अनुप्रमाणक साक्षी का पता न चल सके, ऐसी स्थिति में यह साबित करना होगा कि कम से कम एक अनुप्रमाणक साक्षी अनुप्रमाणक उसी के हस्तलेख में हो, तथा यह भी कि दस्तावेज का निष्पादन करने वाला व्यक्ति हस्ताक्षर उसी व्यक्ति के हस्तलेख में हो। नेक्स्ट आ जाओ। दस्तावेज को साबित करने के लिए कब अनुप्रमाणक साक्षी को बुलाना आवश्यक नहीं? जब वह दस्तावेज वसीयत ना हो, जब दस्तावेज 30 वर्ष पुराना ना हो। ए बी दोनों ठीक है। इसमें क्या है? दस्तावेज वसीयत ना हो, जब अनुप्रमाणक साक्षी, जब दस्तावेज 30 वर्ष पुराना हो। देखो इसका डिटेल पढ़ लो। डिटेल धारा 68 के अनुसार क्या है? ऐसे किसी दस्तावेज के एग्जीक्यूशन को साबित करने के लिए जो विल नहीं है, ठीक है, तथा धारा 90 के अनुसार जो 30 वर्ष क्या है? पुराना हो, तो अनुप्रमाणक साक्षी को बुलाना आवश्यक नहीं है। निष्पादन को साबित करने के लिए जो वसीयत नहीं है और दस्तावेज क्या है? 30 वर्ष पुराना है। वसीयत नहीं है और दस्तावेज क्या है? 30 वर्ष पुराना है, तो उसमें अनुप्रमाणक साक्षी को बुलाना आवश्यक नहीं है। अब आ जाओ। भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अधीन यदि कोई अनुप्रमाणक साक्षी दस्तावेज के निष्पादन का प्रत्याख्यान करे तो उसका निष्पादन अन्य साक्ष्य द्वारा प्रमाणित किया जा सकेगा। उसका निष्पादन अन्य साक्ष्य द्वारा नहीं किया जा सकेगा। न्यायालय साक्षी को निष्पादन स्वीकृति करने के लिए विवश करेगा। उसका निष्पादन केवल दस्तावेज के साक्ष्य में ही प्रमाणित होगा। उसका निष्पादन अन्य साक्ष्य को प्रमाणित किया जा सकता है। अब देखो इसको डिटेल पढ़ लो। धारा 71 के अनुसार यदि कोई अनुप्रमाणक साक्षी अपना हस्ताक्षर नहीं मानता है या उसे दस्तावेज के निष्पादन का स्मरण न हो, तो उसका निष्पादन अन्य साक्ष्यों द्वारा साबित किया जाएगा। ये कहाँ बताया गया? 71 में बताया गया। कहाँ बताया गया? 71 में बताया गया। फिर क्या कहता है? निम्नलिखित में से किस केस में साक्ष्य अधिनियम की धारा 73 की संवैधानिकता को संविधान के अनुच्छेद 23(3) के अतिक्रमण के आधार पर चुनौती दी गई? अब केस देखा जाए क्या है।
केस क्या है, मुंबई राज्य बनाम काठी कालू, कश्मीरा सिंह बनाम मध्य प्रदेश राज्य, रतन सिंह बनाम हिमाचल, उपयुक्त में से कौन से नहीं। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, काठी कालू हो जाएगा। काठी कालू के बाद में साक्ष्य अधिनियम की धारा 73 हस्तलेख और उंगली छाप की तुलना किया गया किए जाने की संवैधानिकता को संविधान अनुच्छेद 20(3) के अतिक्रमण के आधार पर चुनौती गई, जिसमें न्यायालय ने निर्णित किया कि किसी व्यक्ति के किसी गंभीर अपराध के लिए अन्यथा और पूर्णतः अंगुली छापों को एक रूपता होने के आधार पर किसी भी संपोषक साक्ष्य के बिना सिद्ध दोष ठहराना अत्यधिक सुरक्षित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। इनमें से कौन सा विवादित लेखन की तुलना स्वीकृति लेखन से कर सकता है। न्यायालय लिखावट विशेषज्ञ जो किसी विशेष जो उस व्यक्ति के विशेष की लिखावट से परिचित, उपयुक्त में से कोई नहीं, केवल न्यायालय कर सकता है। क्या कहता है, साक्ष्य अधिनियम की धारा 73 के अंतर्गत प्रश्नगत हस्तलेख एवं साबित किए जाने हस्तलेख स्वयं न्यायालय द्वारा तुलना करने के उपबंध किया गया, अतः न्यायालय विविध लेखन की तुलना स्वीकृति लेखन से कर सकता है। नेक्स्ट आ जाओ। अंकीय हस्ताक्षर के सत्यापन के बारे में कि वो सही है कि नहीं, सत्यापन के बारे में संबंधित प्रावधान भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा में दिया गया। 73A में दिया गया, 67A में दिया गया, 85A में दिया गया, 85 में, तो 73A में दिया गया। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 73A में अंकीय हस्ताक्षर के सत्यापन के सबूत से संबंधित प्रावधान की दिया गया है, जबकि धारा 67 में इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर के बारे में सबूत तथा धारा 85 में इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर के प्रमाण पत्र के बारे में उपधारणा, धारा 85 इलेक्ट्रॉनिक करार के बारे में उपधारणा के बारे में उपबंधित किया गया है। नेक्स्ट आ जाओ। अंकीय चिन्ह के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सुसंगत है। तो अब इसमें क्या है, न्यायालय उस व्यक्ति का या प्रतिकारी को अंकीय हस्ताक्षर का प्रमाण पत्र पेश करने का निर्देश देगा या कि वह स्वयं न्यायालय में अपने हस्ताक्षर की पहचान करे। नेक्स्ट आ जाओ। कोई अन्य व्यक्ति उसके हस्ताक्षर की पहचान न्यायालय में के समक्ष करे, ऐसे अंकीय हस्ताक्षर न्यायालय के समक्ष किसी कार्रवाई में ग्राह्य होंगे। तो ए ऑप्शन जो दिया था वो सही है। क्या दिया था ए ऑप्शन, सूचना प्रौद्योगिकी 2000 की धारा 17 के अनुरूप भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 अंतर्स्थापित 73 के उपखंड के अनुसार क्या है, न्यायालय यह सुनिश्चित करने के लिए कि क्या अंकीय हस्ताक्षर उस व्यक्ति का अंकीय हस्ताक्षर है जिसके द्वारा वह किया गया, तात्पर्य न्यायालय उस व्यक्ति का या प्रमाणकर्ता प्राधिकारी के अंकीय हस्ताक्षर पत्र प्रस्तुत करने का निर्देश दे सकता है। अंकीय प्रमाण पत्र का क्या करने के लिए, प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए कहेगा जिसने उस अंकीय हस्ताक्षर को माना है, जिस प्रमाणकर्ता अधिकारी ने जारी किया। फिर आप आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 1872 में किस में लोक दस्तावेजों का प्रावधान है। 73 में, 74 में, 75 में, 76 में, तो किस में है, 74 में। सॉरी, ठीक है, 74 में हो जाएगा लोक दस्तावेज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए क्या है। लोक दस्तावेज का उल्लेख किया गया है, तो अभी बताया गया हूँ, तो इसको सीधे सीधे धारा 74 मार दो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब इसका डिटेल भी पढ़ लेते हैं, इससे कई क्वेश्चन तैयार हो जाते हैं, इस वजह से मैं सारी डिटेल पढ़ देता हूँ। धारा 74 में लोक दस्तावेजों के बारे में उल्लेख किया गया, जबकि धारा 72 उस दस्तावेज को साबित किया जाना जिसका प्रमाणित होना विधि द्वारा अपेक्षित नहीं है। धारा 73 के अनुसार लेख या मुद्रा की तुलना अन्यों से स्वीकृति या साबित है, तथा धारा 65 में प्राइवेट दस्तावेजों के बारे में प्रावधान किया गया है। अब आप आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से भारतीय साक्ष्य अधिनियम की कौन सी धारा लोक दस्तावेज को परिभाषित करती है। धारा 34, धारा 35, धारा 74, धारा 78, तो कौन सा करता है, धारा 74। कौन सा करता है लोग, अभी बताओ, धारा 74। तो इसकी डिटेल पढ़ लो। धारा 74 लोक दस्तावेजों के बारे में, धारा 34 लेख पुस्तक के बारे में, लेखा पुस्तक के बारे में, प्राइवेट प्रविष्टियाँ, 35 में कर्तव्य पालन में, लोक प्रविष्टियों में सुसंगत है, धारा 78 में अन्य शासकीय दस्तावेजों के सबूत के बारे में प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट क्या, निम्नलिखित में से कौन सा लोक दस्तावेज नहीं है।
प्रभुता संपन्न प्राधिकारी के कार्यों का दस्तावेज, शासकीय निकायों के कार्यों का दस्तावेज, भारतीय सरकार के अधिकारियों के कार्यों का दस्तावेज, एक शैक्षिक संस्थान के कर्मचारियों के कार्यों का दस्तावेज। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 74 के अनुसार प्रभुता संपन्न प्राधिकारी के कार्यों का दस्तावेज, शासकीय निकायों के कार्यों का दस्तावेज तथा भारतीय सरकार के अधिकारी के कार्यों का दस्तावेज लोक दस्तावेज के, जबकि एक शैक्षिक संस्थान के कर्मचारी के कार्यों के दस्तावेजों को लोक दस्तावेज नहीं है। नेक्स्ट आ जाओ। Which one of the following is not the public document? A document forming the act of the sovereign authority, a document forming the acts of an official body, a document forming the acts of public officer of India, a document forming the acts and employee of and the educational institute। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाओ। कौन सा दस्तावेज लोक दस्तावेज है? जो प्रभुता संपन्न प्राधिकारी के कार्यों के अभिलेख हैं, जो किसी राज्य में रखे गए प्राइवेट दस्तावेजों के लोक अभिलेख हैं, जो शासकीय निकायों के कार्यों के अभिलेख हैं, जो उपयुक्त में से सभी। तो उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाओ। निम्नलिखित में से कौन सा दस्तावेज लोक दस्तावेज नहीं है? सक्षम प्राधिकारी द्वारा वस्तुओं की कीमत निर्धारण आदेश, सर्च वारंट जारी करने का आदेश, जिला अधिकारी द्वारा फसल काटने की रिपोर्ट, किसी वाद में प्रस्तुत दावा या जवाब दावा। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? किसी वाद में प्रस्तुत दावा या जवाब दावा। दावा यानी कि प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट को ये लोक दस्तावेज नहीं होता है, बाकी सब लोक दस्तावेज होता है। अब इसकी डिटेल पढ़ लो। धारा 74 के अनुसार प्रभुता संपन्न प्राधिकारी के शासकीय निकायों और अधिकरणों के कार्यों के रूप में, कार्यों के अभिलेख के रूप में दस्तावेजों को लोक दस्तावेज माना जाता है। किसी वाद में प्रस्तुत दावा या जवाब दावा व्यक्ति विशेष का दावा मात्र होता है, अथवा लोक दस्तावेजों की श्रेणी में नहीं आता। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। नेक्स्ट क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा लोक दस्तावेज नहीं है? एक अपंजीकृत पारिवारिक बंटवारा, एक पंजीकृत विक्रय विलेख, एक उच्च न्यायालय का निर्णय, एक सिविल न्यायाधीश का निर्णय। तो इसमें क्या कहता है? एक अपंजीकृत पारिवारिक बंटवारा। भारतीय साक्ष्य अधिनियम धारा 74 के अंतर्गत एक पंजीकृत विक्रय विलेख, एक उच्चतम न्यायालय का निर्णय, एक सिविल न्यायाधीश का निर्णय लोक दस्तावेज, जबकि एक अपंजीकृत पारिवारिक बंटवारा लोक दस्तावेज नहीं है। नेक्स्ट आ जाओ। निम्नलिखित में से कौन सा दस्तावेज लोक दस्तावेज? न्यायालय का निर्णय, पुलिस का चालान, परीक्षा रिपोर्ट और वसीयत। तो क्या आता है? वसीयत। उक्त विकल्पों में से क्रमशः न्यायालय का निर्णय, पुलिस का चालान तथा परीक्षण रिपोर्ट भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 74 के अंतर्गत लोक दस्तावेज है, जबकि वसीयत लोक दस्तावेज नहीं है। वसीयत धारा 75 के अंतर्गत प्राइवेट दस्तावेज है। नेक्स्ट आ जाओ। निम्नलिखित में से कौन सा लोक दस्तावेज नहीं है? एक राष्ट्रीयकृत बैंक के अभिलेख, एक परीक्षण रिपोर्ट, एक प्राइवेट वक्फ विलेख, एक घटना स्थल में निरीक्षण के नक्शे तथा ज्ञापन पर एक पुलिस अधिकारी द्वारा की गई प्रविष्टियां। तो इसमें क्या हो जाएगा? घटना स्थल पर की गई प्रविष्टियां क्या होता है? लोक दस्तावेज नहीं होता। अब इसका डिटेल पढ़ लो। डिटेल क्या कहता है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम धारा 74 के अनुसार एक राष्ट्रीयकृत बैंक के अभिलेख, एक परीक्षण रिपोर्ट, एक प्राइवेट वक्फ विलेख के दस्तावेज, जबकि घटना स्थल के निरीक्षण के नक्शे तथा ज्ञापन पर एक पुलिस अधिकारी द्वारा की गई प्रविष्टियां लोक दस्तावेज नहीं है। निम्नलिखित में दस्तावेज लोक दस्तावेज नहीं है? वाद पत्र, लिखित कथन, शपथ पत्र तथा अर्जी, विभागीय जांच के दौरान साक्षियों को अभिसाक्ष्य, विक्रय प्रमाण पत्र, दंड प्रक्रिया अधिनियम की धारा 157 तथा 168 के अंतर्गत पुलिस अधिकारी द्वारा की गई रिपोर्ट, किसी सार्वजनिक सभा के कार्यों के बारे में जिला अधिकारी को भेजा गया पत्र या बंटवारा पत्र। नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट क्या कहता है? भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक दस्तावेज नहीं है? न्यायालय का निर्णय, गिरफ्तारी वारंट, वसीयत, शपथ पत्र। तो कौन सा नहीं है? तो इसमें सी और डी दोनों हो सकता है भाई, वसीयत भी और शपथ पत्र दोनों हो सकता है। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा लोक दस्तावेज नहीं है? पोस्टमार्टम रिपोर्ट, आरोप पत्र, गिरफ्तारी का वारंट, एक पंजीकृत विलेख।
तो इसमें क्या कहता है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 74 के अनुसार पोस्टमार्टम रिपोर्ट, गिरफ्तारी का वारंट एक पंजीकृत विक्रय विलेख लोक दस्तावेज के अंतर्गत आते हैं, जबकि एक आरोप पत्र लोक दस्तावेजों के अंतर्गत नहीं आता है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाओ, क्या कहता है, कौन सा एक सार्वजनिक दस्तावेज नहीं है, विदेशों के कार्यों का रिकॉर्ड बनाने वाले दस्तावेज, न्यायालय का रिकॉर्ड बनाने वाले दस्तावेज, गणराज्य का रिकॉर्ड बनाने वाले, एक राज्य के राज्यपाल द्वारा लिखित वसीयतनामा रिकॉर्ड से संबंधित दस्तावेज। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, फिर आ जाओ, क्या कहता है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 74 के अनुसार विदेश के कार्यों का रिकॉर्ड बनाने वाले दस्तावेज, न्यायालय के रिकॉर्ड बनाने वाले दस्तावेजों तथा गणराज्यों का रिकॉर्ड बनाने वाले दस्तावेजों को सार्वजनिक दस्तावेज, जबकि एक राज्य के राज्यपाल द्वारा लिखित वसीयतनामा के रिकॉर्ड से संबंधित दस्तावेज सार्वजनिक दस्तावेज नहीं है। नेक्स्ट आ जाओ, निम्नलिखित में से कौन लोक दस्तावेज है, मतदाता सूची, पुलिस डायरी, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट, उपयुक्त में से सभी। तो इसमें से क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी लोक दस्तावेज हैं। फिर आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा के अंतर्गत कौन सा सही विकल्प, न्यायिक अपेक्षा 87, निजी दस्तावेज 75, स्वीकृतियाँ 48, अपराधी 132। तो निजी दस्तावेज 75, निजी दस्तावेज किस में है, 75। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 75 में प्राइवेट दस्तावेजों के बारे में बताया गया, न्यायिक अपेक्षा 56 में बताई गई तथा धारा 17 स्वीकृति के अपराधी 133 में बताया गया है। नेक्स्ट आ जाओ, आज का लास्ट पेज है ये, फिर अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे इसके बाद। ठीक है, ये पेज बस लास्ट बचा। प्राइवेट दस्तावेज क्या है, पारिवारिक के निष्पादन दस्तावेज, गोपनीय दस्तावेज, प्राइवेट व्यक्ति के अभिरक्षा में का दस्तावेज, लोक दस्तावेज को छोड़कर अन्य दस्तावेज। तो इसमें कौन सा लोक दस्तावेज को छोड़कर अन्य सब क्या है, प्राइवेट दस्तावेज। धारा 75 में प्राइवेट दस्तावेजों के बारे में बताया गया कि इसके अनुसार अन्य सभी दस्तावेज प्राइवेट हैं, अर्थात इनमें लोक दस्तावेजों को छोड़कर अन्य सभी दस्तावेज शामिल हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के निम्नलिखित में से कौन सी धारा लोक ऑफिसर या लोक दस्तावेजों की प्रमाणित प्रति देने का कर्तव्य अधिरोपित करती है, 73 में, 72 में, 77 में, 76 में। तो किस में करती है, 76 में करती है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 76 क्या कहता है, हर लोक ऑफिसर जिसकी अभिरक्षा में कोई ऐसा लोक दस्तावेज है जिसके निरीक्षण का अधिकार किसी भी व्यक्ति को प्राप्त है, मांग किए जाने पर उस दस्तावेज की प्रमाणित प्रति उसे उपलब्ध कराएगा तथा इस धारा में दिए गए अनुबंधों के अनुसार प्रमाणित ऐसी प्रमाणित प्रतियां समझी जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पढ़ लिया जाए। 95, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के अधीन किसी लोक दस्तावेजों को साबित किया जा सकता है, मौखिक साक्ष्य द्वारा, दस्तावेज को देने वाले शपथ पत्र द्वारा, प्रमाणित प्रतिलिपि द्वारा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो धारा 74 में लोक दस्तावेजों के बारे में बताया गया, धारा 76 के अनुसार लोक दस्तावेज की प्रमाणित प्रतियां साबित किया जा सकता है। नेक्स्ट आ जाओ, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत लोक दस्तावेजों को साबित किया जा सकता है, मौखिक साक्ष्य द्वारा, प्रमाणित प्रतिलिपि द्वारा, प्रमाणित प्रतिलिपि देने वाले, मौखिक साक्ष्य द्वारा। तो इसमें क्या हो जाएगा, प्रमाणित प्रतिलिपि देने वाले। नेक्स्ट आ जाओ, इसमें क्या, निम्नलिखित में से कौन सा दस्तावेज बिना औपचारिक सबूत के आपराधिक विचारण में साक्ष्य में ग्रहण नहीं किए जा सकते। लोक दस्तावेजों की सत्यापित प्रतियां राजकीय वैज्ञानिक द्वारा उसे अन्वेषी द्वारा अग्रेसित किए जाने गए नमूनों को रासायनिक परीक्षण के पश्चात जारी की गई रिपोर्ट, राजकीय हस्तलेख विशेषज्ञ द्वारा विवादित हस्ताक्षरों को स्वीकृति हस्ताक्षर से मिलान करने के पश्चात जारी की गई रिपोर्ट, एक दस्तावेज जिसे विरोधी पक्ष द्वारा स्वीकार किया गया। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाओ, लोक दस्तावेज की अंतर्वस्तु को प्रमाणित किए जाने हेतु मूल दस्तावेजों को प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। उस दस्तावेजों की छाया प्रति द्वितीय साक्ष्य के रूप में ग्राह्य होगा। उस दस्तावेज की प्रमाणित प्रतियां साक्ष्य में ग्राह्य होगा। उस दस्तावेज की प्रमाणित प्रतियां छायाचित्र भी साक्ष्य में ग्राह्य होगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब इसका डिटेल पढ़ लो। लोक दस्तावेजों की अंतर्वस्तु को प्रमाणित प्रतिलिपि किए जाने हेतु दस्तावेज की प्रमाणित प्रतियां साक्ष्य में ग्राह्य है, जिसका वह प्रतिलिपि होना तात्पर्यित है। अब आ जाओ नेक्स्ट में, 77 में बताएगा। नेक्स्ट क्या कहता है,
नेक्स्ट कहता है भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा में प्रमाणित पत्रियों के असली होने के बारे में उपधारणा दी गई? धारा 78 में, धारा 70 में, धारा 79 में, धारा 80 में। तो किस में की गई है? धारा 79 में की गई है। नेक्स्ट ऑप्शन में इसका डिटेल पढ़ लो। क्या कहता है? प्रमाणित पत्रियों के असली होने के बारे में उपधारणा भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 79 में की गई है, जबकि धारा 80 में साक्ष्य अभिलेखों के तौर पर की गई दस्तावेजों के बारे में उपधारणा है। धारा 78 में अन्य साक्ष्य के दस्तावेजों का सबूत है तथा धारा 70 अनप्रमाणित दस्तावेजों के पक्षकार द्वारा निष्पादित की गई स्वीकृतियों के संबंध में प्रावधान किया गया है। इसमें क्या कहा गया है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा तथ्य की उपधारणा तर्क एवं मानवीय अनुभव एवं प्रकृत घटनाओं व प्रकृतियों की विधि है, विधि के प्रावधानों पर आधारित है। वह होती है जिसका न्यायालय उपेक्षा नहीं कर सकता, की स्थिति निश्चित एवं समरूप होती है। तो क्या है? तर्क एवं मानवीय अनुभव। तथ्य के अनुभव क्या है? तर्क और मानवीय अनुभव प्रकृत घटनाओं व प्रकृति के विधि द्वारा विधि पर आधारित है। ठीक है, थैंक यू सो मच। आज का लेक्चर यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।